आइए हम बल तथा गति के नियम पाठ के प्रश्न उत्तर को देखें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पेज नंबर 131 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूँ। निम्न में किसका जड़त्व अधिक है? ए में कहता है एक रबर की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर। देखिए हम जानते हैं, पहले से हमने पढ़ा है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। यहाँ स्पष्टतः एक है पत्थर और दूसरी है गेंद, तो उसी आकार में पत्थर का द्रव्यमान अधिक होगा, उसका जड़त्व भी अधिक होगा, इसलिए उत्तर हमने लिखा है उसी आकार का पत्थर, अर्थात उसी आकार के पत्थर का जड़त्व अधिक होगा। बी में कहता है एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी। स्पष्टतः रेलगाड़ी का द्रव्यमान अधिक है, इसलिए उसका जड़त्व भी अधिक होगा, तो उसका उत्तर हो गया रेलगाड़ी। सी में है 5 रुपये का एक सिक्का एवं 1 रुपये का सिक्का। 5 रुपये के सिक्के का द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा, इसलिए यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा 5 रुपये का सिक्का। अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है जानने का प्रयास करें। कहता है फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है और इसमें कारक की भी पहचान करनी है। तो मैंने यहाँ लिख दिया गेंद का वेग बदलने का क्रम कब कब बदला और उसका कारक मतलब कौन उस पर बल लगा रहा है। तो देखिए कहता है पहले खिलाड़ी ने गेंद को किक किया, तो हमने लिख दिया पहले खिलाड़ी द्वारा किक, पहली बार बदल रहा है, और कारक कौन है? खिलाड़ी का पैर। फिर उसके बाद बोलता है दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास किया, तो दूसरी बार वेग कब बदला? जब दूसरे खिलाड़ी द्वारा किक लगा, और यहाँ बल का कारक है खिलाड़ी का पैर। उसके बाद है विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ता है, पुनः उसके वेग में परिवर्तन हुआ, तो हमने लिख दिया 3 नंबर में गोलकीपर द्वारा गेंद पकड़ना। वहाँ पे कारक कौन है? खिलाड़ी का हाथ। फिर उसके बाद में कहता है कि गोलकीपर गेंद को पकड़ता है और अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक लगाता है, तो पुनः उसका वेग बदला कीपर द्वारा किक, और यहाँ खिलाड़ी का पैर हो गया कारक। अब आइए अगला प्रश्न है 3 नंबर। किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों? देखिए जब हम लोग पेड़ की डाल को हिलाते हैं तो डाल आ जाती है गति में, जबकि जो पत्ता है वह विराम के जड़त्व के कारण अपने पहली स्थिति में रहना चाहता है, जिसके कारण वो झड़ जाता है। उसी को हम लोग लिखें हिलाने पर पेड़ की शाखा गति में आ जाती है, जबकि पत्तियां विराम के जड़त्व के कारण अपने पूर्व स्थान पर रहना चाहती हैं, फलतः वे झड़ जाती हैं। आइए चौथे प्रश्न को देखें। इसके अनुसार जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विरामावस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए जब बस कोई गतिशील है तो उसके साथ यात्री का शरीर भी गतिशील है। जब बस अचानक रुकती है तो यात्री का निचला हिस्सा उसके संपर्क में रहने के कारण वह भी अचानक रुक जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर झुक जाता है। उसी को हमने लिखा है कि बस के साथ यात्री भी गतिशील रहता है। बस के अचानक रुकने पर उसके शरीर का निचला भाग बस के संपर्क में रहने के कारण विराम की अवस्था में आ जाता है, जबकि शरीर का ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण गति में रहना चाहता है, फलतः शरीर आगे की ओर झुक जाता है। अब दूसरा भाग देखिए। दूसरे भाग में देखिए जब बस विराम की अवस्था में तो यात्री का शरीर भी विराम की अवस्था में। जब बस अचानक चलती है तो उसके शरीर का निचला हिस्सा तो गति में आ जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा विराम के जड़त्व के कारण पहली स्थिति में रहना चाहता है, इसके कारण यात्री का शरीर पीछे की ओर झुक जाता है। उसी को हम लोगों ने लिखा है बस के साथ यात्री का शरीर भी विराम में रहता है।
बस के अचानक चलने पर यात्री का निचला हिस्सा बस के साथ गति में आ जाता है, जबकि ऊपर का हिस्सा विराम के जड़त्व के कारण पूर्व स्थिति में रहना चाहता है, फलतः पीछे की ओर झुक जाता है। पेज नंबर 140 के प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न कहता है, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। आइए ध्यान दीजिए, जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो घोड़ा अपने पैरों से पृथ्वी पे बल लगाता है और वह तिरछी दिशा में बल लगाता है। पृथ्वी न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार उसमें विपरीत दिशा में बल लगाती है और उस बल के क्षैतिज घटक के कारण ही वह घोड़ा गाड़ी को खींच पाता है। देखिए जरा, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे घोड़ा का क्रियाबल इधर देखिए इस दिशा में पृथ्वी पर ये तिरछी दिशा में लगा रहा है, तो पृथ्वी उस पर प्रतिक्रिया बल देखिए इस दिशा में लगा रही है, ठीक इसके विपरीत दिशा में। अब यह जो पृथ्वी का प्रतिक्रिया बल है, इसके दो कंपोनेंट है, दो घटक हैं, एक क्षैतिज घटक और एक ये लंबवत घटक। इस क्षैतिज घटक के कारण ही घोड़ा गाड़ी को आगे की ओर खींच पाता है। उसी को हमने लिखा है, गाड़ी खींचते समय घोड़ा पृथ्वी पर अपने पैरों से तिरछी दिशा में बल लगाता है। गति के तृतीय नियम के अनुसार पृथ्वी विपरीत दिशा में समान प्रतिक्रिया बल लगाती है और इस बल के क्षैतिज घटक के कारण घोड़ा गाड़ी को खींच पाता है, जो आपने यहाँ देखा। अब अगले प्रश्न को देखिए। कहता है, एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है, स्पष्ट करें। देखिए, जब पानी रबड़ के नली से बाहर की ओर निकलता है तो बहुत फोर्स के साथ वो बाहर निकलता है, जो कि आगे की ओर गतिमान रहता है और न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार वह उतना ही बल रबर पे पीछे की ओर लगाता है, जिसके कारण पीछे की ओर धक्का लगता है और उस कर्मचारी को उस रबर को पकड़ने में कठिनाई होती है, नली को पकड़ने में। उसी को हमने लिखा है, रबड़ की नली से पानी तीव्र गति से आगे की ओर निकलता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार यह पानी नली पर पीछे की ओर बल लगाता है, इसलिए पकड़ने में कठिनाई होती है। इस पृष्ठ के तीसरे प्रश्न को देखा जाए। ये कहता है कि 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रक्षेपित वेग की गणना कीजिए। ध्यान दीजिए, गोली छोड़ी जा रही है तो हम जानते हैं गोली जब छोड़ी जाती है तो राइफल कहाँ रिकॉइल करती है, कहाँ, पीछे की ओर। तो आइए हम लोग संवेग संरक्षण के नियम की सहायता से इसको बनाएं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखें, यहाँ पे गोली का द्रव्यमान को हमें m1 मान लिए, वो है 50 ग्राम। अब 50 ग्राम को केजी में हम लोग चेंज करेंगे, तो देखिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आप 0.05 केजी हो गया गोली का द्रव्यमान, उसको m1 मान लिए। और प्रारंभिक वेग, शुरू में गोली रेस्ट में है तो u1 उसका क्या हो गया, 0। और जब छोड़ी जा रही है गोली तो वेग उसका कितना है, उसको v1 मान लिए 35 मीटर प्रति सेकेंड। ये तो हो गया गोली का। अब हम लोग लिखते हैं राइफल के लिए। देखिए, राइफल का द्रव्यमान उसको m2 मान लिए हैं, वो है 4 kg और वह भी शुरू में रेस्ट में है, इसलिए उसका u2 मतलब प्रारंभिक वेग 0 हो गया और अंतिम वेग को v2 माने हैं, इसका राइफल का v2 हमको निकालना है। तो आइए हम देखें, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार हम लोग जान रहे हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। आइए इसमें सारे मान को बैठाएं। देखिए, m1 0.05 हो गया, u1 0 हो गया, यहाँ m2 4 kg है, u2 0, ये हमने बैठाया। अब इधर m1 0.05 ये हो गया और यह 35 हो गया, m2 4 और v2 हमको निकालना। इसी को आगे हम लोग बढ़ें। देखिए, ये कितना, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा, ये भी 0, ये भी 0, तो कितना हो गया 0। इधर बढ़िए, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 5 5 जा
25 2 5 दिया 15 और 2 17 हो गया, 2 अंक बाद तो इतना आया प्लस 4v2। अब आइए ज़रा इसको करेंगे तो हो गया 4v2 बराबर, अगर इधर लाए तो माइनस 4v2 इक्वल्स टू 1.75। तो केवल v2 रखेंगे, यहाँ हो गया माइनस 1.75/4। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आता है माइनस 0.4 मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात जो राइफल है वह जो पीछे की ओर उसका जो प्रक्षेपित वेग होगा पीछे की ओर वह 0.44 मीटर प्रति सेकेंड होगा। आइए प्रश्न संख्या 4 को देखें। इसमें कहता है कि 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर प्रति सेकंड और 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही हैं। दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं। टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग 1.67 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो दूसरी वस्तु का हमको वेग ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पहली वस्तु के लिए हम लिखें m1, उसका द्रव्यमान 100 ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज किए 0.1 kg। और देखिए उसका प्रारंभिक वेग un 2 मीटर पर सेकेंड है और उसका टक्कर के बाद जो वेग है वह है 1.67 मीटर पर सेकेंड। दूसरी वस्तु के लिए द्रव्यमान है 200 ग्राम, 1000 से डिवाइड करके इसको केजी में किए तो 0.2 kg और उसका प्रारंभिक वेग u2 है 1 मीटर पर सेकेंड और टक्कर के बाद वेग v2 माने वो कितना हमको ज्ञात करना। देखिए संवेग संरक्षण के नियम से क्या है, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, मतलब टक्कर के पूर्व कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग। यहाँ हम लोग बैठा दें, m1 0.1 हो गया यहाँ से और हमारा u1 2 हो गया, यहाँ m2 0.2 और u2 1। इसी तरह यहाँ पे m1 बैठा है, फिर v1 का मान 1.67 हो गया, m2 का मान और v2 चूँकि निकालना है। चलिए इसी को हम लोग आगे हल करें। देखिए ये कितना हो गया 0.2 प्लस ये भी हो गया 0.2 इक्वल्स टू ये हो गया 0.167 प्लस 0.2 v2। इसको मैं पहले लिख देता हूँ, तो ये हो गया दिस इम्प्लाइज 0.167 प्लस 0.2 v2 बराबर, ये दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हो गया 0.4। अब आइए यहाँ रखें 0.2 v2 बराबर ये हो गया 0.4 माइनस ये हो जाएगा 0.167। तो आइए दिस इम्प्लाइज 0.2 v2 बराबर क्या होगा, इसको माइनस करें तो 10 में 7 गया 3 और 9 में 6 जाएगा 3 और यहाँ पे 3 में 1 गया 2, 0.233। अब इसको आगे ले जाते हैं, ये हमारा हो जाएगा v2 बराबर, तो ये और इसके नीचे ये तो 0.233 और बाई हो गया 0.2। तो आइए v2 बराबर, इसको हम लोग दशमलव के बाद कुल संख्या बराबर कर लें तो 0 बैठा दिए तो दशमलव हमारा क्या हो गया, हट गया। तो v2 बराबर हो गया 233/200। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1.165 मीटर पर सेकेंड, अर्थात जो दूसरी वस्तु है उसका टक्कर के बाद वेग हो जाएगा 1.165 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार हम लोगों ने इन टेक्स्ट क्वेश्चन को समाप्त किया। अगले भाग में हम लोग देखते हैं जो हमारा चैप्टर एंड क्वेश्चंस है। धन्यवाद।